15 से 20% के डाउन सर्किट लगे हुए हैं इन सब में। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर विक्स इतना स्पाइक किया है और इस आउटकम को आप कैसे देखते हो? अगर इस आउटकम को देखते हैं कि विक्स यहाँ से 30 वाला विक्स 60 हो जाएगा या 80 हो जाएगा जो कोविड टाइम में हुआ, तो फिर बात अलग होती है कि एक मेल्टडाउन फेज़ हो गया है, ओके? तो ऐसा तो कोई मैक्रो एनवायरनमेंट है नहीं, ऐसा तो कोई बड़ा इवेंट है नहीं, ओके? और मैं इस इवेंट को 2004 से भी कंपेयर नहीं करूँगा, तभी हमारा मार्केट की मैच्योरिटी और आज के मार्केट की मैच्योरिटी और डेप्थ में बहुत अंतर है, ओके? तब इंडियन कैपिटल मार्केट का डेप्थ ऑफ ब्रेथ इतना बड़ा नहीं होता था जितना आज स्ट्रॉन्ग है। तो हम 2 तरीके से मैंने आपको वापस में रिपीट करूँगा, आप इसको बाइंग अपॉर्च्युनिटी देखें या आप उसको एक सेलिंग अपॉर्च्युनिटी देखें। हम ऐसे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हमको जैसे बोलता है कि मैंने आपको बोला कि विक्स मुझे ऐसा लगता है 32-34 के आस-पास ये पीक आउट हो जाएगा, ओके? और 30 पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगले 1 घंटे में, 2 घंटे में या अगले 1 दिन में या 2 दिन में हमको एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी दिखती है, ओके? और ऑब्वियसली जिस लोगों ने कल हाइप क्रिएट किया और जिस तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग सब हुए, तो मार्केट वीक आदमी निकल भी जाएगा तो मार्केट के लिए तो बहुत अच्छा है। आपको सबको पेन होगा, सबकी एनएवी पे इम्पैक्ट आएगा, सबका पोर्टफोलियो में डैमेज होगा। बट अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह सोचें और अपॉर्च्युनिटी देखें, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। हम लोग निवेशक को रिक्वेस्ट करेंगे इस अपॉर्च्युनिटी को कैपिटलाइज़ करना चाहिए। आज तो बड़ा पैसा आपको डिप्लॉय करना चाहिए। बजाए कि हम इसको देखें कि भई जिसका लिवरेज पोज़ीशन है उसको अनवाइंड करना है, उसका तो कोई इलाज नहीं है मेरे पास भी। लेकिन अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के एंगल से देखें तो हमारे लिए एक बहुत जगह बड़ी बाइंग अपॉर्च्युनिटी है और उसको हम दोनों हाथ से उसको कैपिटलाइज़ करेंगे। लीजिए अब आपकी अप्रोच क्या रहेगी? सेम क्वेश्चन, स्पेशली जिस तरह का ओवर एक्सूबरेंस हमने पीएसयू साइट पर देखा था, क्या वहां पर अब बड़े फंड्स क्या प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई देंगे? नया पैसा अगर इस मार्केट में बनना है, इरिस्पेक्टिव सरकार किसकी बनती है और क्या पॉलिसी एक्शन है आता है, कहां पर अब थोड़ा सा और कन्विक्शन आएगा इस करेक्शन के बाद? हमारे पोर्टफोलियोज डाइवर्सिफाइड होते हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह का एसआईपी फ्लोज इंडस्ट्री में हैं और जिस तरह की मैच्योरिटी अभी निवेशकों में है उसमें कहीं गिरावट नहीं आनी है। वो जो घरेलू पैसा आज निवेशकों के पास, निवेशकों से जो हमारे बाज़ार को मिलता रहा है वो कंटिन्यू रहेगा और वो बाज़ार को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देगा एट सम स्टेज। थोड़ा सा वैल्यूएशन जहाँ पर ज़्यादा थे वहाँ करेक्ट हो गए। कुछ ऐसे भी क्षेत्र होंगे जहाँ वैल्यूएशंस की वजह से हम नहीं खरीद रहे थे, पर्टिकुलरली मिड और स्मॉल कैप्स में, जहाँ कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ पर काफ़ी एग्जुबरेंस थी। वो एग्जुबरेंस अगर कम हो जाती है और कंपनियों की बैलेंस शीट्स अच्छी है, कंपनियों के मुनाफे अगर अच्छे बढ़ने हैं, ग्रोथ अगर कंटिन्यू रहती है ये, और मानसून अच्छा है, अगर रूरल इकॉनमी भी रिकवर कर जाती है और ये नतीजों की वजह से अगर थोड़ी सी भी वेलफेयर स्पेंडिंग बढ़ती है, तो मेरे ख्याल में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर वैल्यूएशंस की वजह से फंड मैनेजर्स थोड़े डरे हुए थे, वो अब उन स्थानों को भी देखने लगेंगे। क्या डिफेंसिव अब ज्यादा एक्टिव प्ले रह सकता है? जैसे संदीप भी कह रहे थे कि बीटा में थोड़ी सी पोजीशंस अब बैकफुट पर आई है, तो क्या डिफेंसिव होंगे वो फंड जो मैनेजर्स? बीटा वगैरह है वो निवेशक हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, जो लेवरेज पोजीशन चलाते हैं, जो लोग एफ एंड ओ में रखते हैं। अभी हमारे यहाँ जो निवेश होता है वो अगले 5-10-20 सालों के लिए होता है, राइट? तो हम इस तरह से हाई बीटा लो बीटा उस तरह से नहीं देखते हैं। और जहाँ तक डिफेंसिव वर्सेस सिक्लिकल की बात है, मुझे लगता है कि अगर विश्व की स्थिति देखें